और ऐसे ही क्रिएट हुआ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ इंडिया एंड द टू नेशन थियरी। आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने ये नहीं बोला कि जस्ट द टू नेशन थियरी, मैंने ये बोला आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ इंडिया ऐसे ही आया, ये तीनों चीज़ें आया उसी प्रिंसिपल से शुरुआत हुआ। तो इनको चाहिए क्या था, ब्रिटिशर्स को ऐसा एक बंदा चाहिए था जो उनका एजेंट हो, उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे, जो इजी टू डील हो, उनके साथ काम करने में उनको मज़ा आए, कोई दिक्कत ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो। एंड जिन्ना वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट, ही वॉज द परफेक्ट एजेंट। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान का फादर ऑफ द नेशन के बारे में है, पाकिस्तान का जो डीपली इनग्रेन्ड साइकी है उसको एक्सप्लोर करता है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिएशन, इवन बिफोर द टाइम ऑफ क्रिएशन। एकदम ओरिजिनल कंटेंट होने वाला है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये सीधा मेरे ब्रेन से आता है, कोई थिंक टैंक या सेकेंड हैंड कोई स्टडी से नहीं आता। तो एकदम आपको फ्रेश चीज़ मिलेगी। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक करते करते जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा होता है और आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी फ्रेशेस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी मिलता है। ऐसा ही है, एकदम फ्रेश, एकदम ओरिजिनल कंटेंट। तो डायरेक्टली आ जाते हैं पाकिस्तान पे। आप देखो, पाकिस्तान का जो फादर ऑफ द नेशन है मोहम्मद अली जिन्ना, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, उनका पर्सनैलिटी, उनका ओरिजिन, कैसे वो फोरफ्रंट पे आए और उनके लाइफ, उनके इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ, उनको स्टडी करके आपको पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। आज का जो पाकिस्तान आप देख रहे हो, इसका ब्लूप्रिंट मिलेगा, ना कि 70 ईयर्स पहले का, आज का भी मिल जाएगा आपको जिन्ना को स्टडी करके। यही तो सबसे मज़ेदार बात है ना। किसी भी कंट्री के बारे में आपको जानना है, उसके फादर ऑफ द नेशन को आप स्टडी करो, उस कंट्री के बारे में 80% आपको समझ में आ जाएगा। जो सामने से ऑब्वियस नहीं है, ऐसे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें शुरू करना पड़ेगा जिन्ना से भी पहले ब्रिटिशर्स के ऊपर से। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जब था ब्रिटिशर्स के अंदर, 1935 टू 1940 तक ना, ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि ना कि इंडिया, बल्कि जितने भी सारे इनके कॉलोनीज थे एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, इनको सूनर और लेटर हमें इंडिपेंडेंस तो देना ही पड़ेगा। इनको ज़्यादा दिन हम कॉलोनाइज करके रख नहीं सकते। इनके मल्टीपल फैक्टर्स था, कुछ पब्लिक ओपिनियन भी था ब्रिटिश इंग्लैंड में, कुछ ये भी था कि काफ़ी सारे कॉलोनीज थे जो अनप्रॉफिटेबल भी हो गए थे। इंडिया अनप्रॉफिटेबल नहीं था बाय द वे। तो दे वर लुकिंग फॉर ए गुड एजेंट टू हैंड ओवर। जैसे आपको अगर अपने घर को रेंट पे डाल के कोई और शहर में जाना है, आप दिल्ली में रहते हो, आपके घर को, आपके कोठी को रेंट पे डाल के आपको मुंबई में जाना है क्योंकि आपका वहाँ पे जॉब लगी हुई है। आप क्या करोगे? आप ऐसा कोई पर्सन आप ढूंढोगे ना जो आपके घर में रहेगा, आपका इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, घर का भी ख्याल रखेगा और आपसे दुश्मनी भी नहीं करेगा, इजी टू डील होगा, अच्छी तरीके से आपसे बात करेगा। तब ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे। वो चाहते थे कि हम पावर हैंड ओवर तो करेंगे, हम करेंगे ही करेंगे। ये नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो है अपनी जगह पे, पर ब्रिटिशर्स का खुद से ऐसा सोच था कि हम ऐसा किसी को पावर हैंड ओवर करके रखेंगे जो हमारा एक प्लेस होल्डर हो, जिसको बोलते हैं ना कि हमारा एक एजेंट हो जो हमारा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अब उनका एक और बड़ा सेकंड कंसर्न भी था, वो था कि उस टाइम पे यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन, उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ रहा था। वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान के रास्ते इंडिया तक उनकी इन्फ्लुएंस पहुंच जाए, और यही चीज़ प्रिवेंट करने के लिए ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स और वेस्टर्न पावर्स बहुत कीन थे। जो भी हो जाए, सोवियत यूनियन को इंडिया तक वो पहुंचने देना नहीं चाहते थे। इसलिए वो एक बफर स्टेट के बारे में सोच रहे थे जो जियोग्राफिकली इंडिया को अफगानिस्तान से अलग करके रखे, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते ही सोवियत यूनियन को आना था सेंट्रल एशिया से। और ऐसे ही क्रिएट हुआ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ इंडिया एंड द टू नेशन थियरी। आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने ये नहीं बोला कि जस्ट द टू नेशन थियरी, मैंने ये बोला आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ इंडिया ऐसे ही आया, ये तीनों चीज़ें आया उसी प्रिंसिपल से शुरुआत हुआ। तो इनको चाहिए क्या था, ब्रिटिशर्स को ऐसा एक बंदा चाहिए था जो उनका एजेंट हो, उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे, जो इजी टू डील हो, उनके साथ काम करने में उनको मज़ा आए, कोई दिक्कत ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो। एंड जिन्ना वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट, ही वॉज द परफेक्ट एजेंट। वेस्टर्न एजुकेटेड फ्रॉम ए रिच फैमिली इन बॉम्बे,
आज जो मुंबई है। बाहर से सुपरफिशियली वो वेस्टर्नाइज था, पर अंदर से बहुत ही कम्युनल बंदा भी था। सब कुछ देख के उनको चूज कर लिया गया। तो जिन्ना बन गए वन ऑफ द लार्ज लीडर्स, वन ऑफ द बिग लीडर्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। वैसे उस जमाने के जो बिग लीडर्स की हम बात करते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा डेफिनेशन पता है क्या था बिग लीडर का? ये नहीं था कि किसका मास कनेक्ट कितना है। उसका सबसे बड़ा डेफिनेशन था कि ब्रिटिशर्स किन के साथ डील करते हैं, किस बंदे के साथ बात करते हैं ब्रिटिशर्स। आप अगर एक मास लीडर हो, बहुत आपकी फॉलोइंग है, पर ब्रिटिशर्स आपके साथ डील नहीं करते या बात नहीं करते, तो आप बड़े लीडर नहीं हो। ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे बड़े लीडर्स थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, सबसे बड़ा मास लीडर, पर ब्रिटिशर्स उनके साथ डील नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, तो इतने बड़े लीडर नहीं थे वो। सिमिलरली इन पाकिस्तान, वहाँ पे भी बहुत सारे, आप अगर देखो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे, बहुत ही टॉल मुस्लिम लीडर्स थे जो लीडरशिप कर सकते थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, पर उनके साथ तो ब्रिटिशर्स डील नहीं करते थे। तो जिन्ना वॉज परफेक्ट फॉर दैट। सेकेंड चीज़, उनमें एक चीज़ थी कि ही वॉज वेरी ईजी टू कंट्रोल, ईजी टू मैनेज बाय द ब्रिटिश। सुपरफिशियली वो दिखाते थे कि बड़े डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बड़े ऑब्स्टिनेट है, बहुत ज़िद्दी है, पर एवरीथिंग वॉज स्क्रिप्टेड, सो ही वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट। अब इसके साथ आप मॉडर्न पाकिस्तान का एक इन्फ्रेंस आप ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो। मॉडर्न पाकिस्तान को अगर आप देखोगे ना, इट्स ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई वेस्टर्न पावर्स। कोई मास लीडर वहाँ पे आके पाकिस्तान को रूल नहीं कर सकता। ये ट्रेडिशन लास्ट 70-80 ईयर्स से चले आ रहा है, 80-90 ईयर्स से चले आ रहा है। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस के पाकिस्तान का जो लीडर होगा ना, वो वुड बी चोजन बाय द ब्रिटिश या अमेरिकन्स आज के डेट में, या चाइनीज़, कोई वेस्टर्न पावर के द्वारा ही चूज करा होगा। वो मास लीडर वहाँ पे चलता नहीं है। तो देखो कि कैसे एक लाइन ड्रॉ हो गया बिटवीन जिन्ना एंड मॉडर्न पाकिस्तान, और ये चीज़ 70-80 ईयर्स में भी चेंज नहीं हुआ। अभी तक उसका वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट्स, वही आइडियाज़, जो रिमोट कंट्रोल है, अभी तक वो चल रहा है और ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि बनाई तो ऐसा था ना। एक और चीज़ जो बहुत ही सिमिलर है बिटवीन जिन्ना एंड मॉडर्न पाकिस्तान, पता है क्या है? कि पाकिस्तान में अगर आप मॉडर्न पाकिस्तान में देखोगे तो वहाँ पे जो रिच लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सभी का बाहर प्रॉपर्टीज़ है। पाकिस्तान के बाहर, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूके इनका बड़ा फेवरेट है, मास्टर्स रहते हैं ना उनका वहाँ पे। यूके बड़ा फेवरेट है, कनाडा भी बहुत फेवरेट है इनका, ये सारे कंट्रीज़ बड़ा फेवरेट है। अमेरिका में तो सोचो मेरिट के बिना घुसने नहीं देते ईजिली, तो अमेरिका में भी बहुत सारे हैं इनके, पर इनका फेवरेट है यूके एंड दुबई। तो सारे इनके प्रॉपर्टीज़, एसेट, सब कुछ वहाँ पे है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है ना, वहाँ के बिजनेसमैन भी वो सारा बाहर ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। उनको पता है कि पाकिस्तान में अगर पैसा लगाऊंगा सारे पैसे शायद डूब जाए। आज ये गवर्नमेंट है, कल दूसरा आ गया, पॉलिसी पूरा चेंज कर दिया, सारा पैसा डूब गया, या कोई छापा पड़ गया, कुछ हो गया, सारा पैसा गया। तो वो सारा बाहर रख देते हैं कि बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट, सो दे आर नॉट एबल टू कमिट टू पाकिस्तान। आप अगर जिन्ना पे आ जाओ, सेम चीज़ आपको मिलेगा 80 ईयर्स 70 ईयर्स पहले की। जिन्ना जब पार्टीशन हो गया ना, उनके बाद भी, पार्टीशन के बाद भी जिन्ना ने अपना प्रॉपर्टी जो मुंबई में था उसको मेंटेन करा, और उनका पूरा इंटेंशन था कि एक दिन वो मुंबई में जाके अपनी बड़ी कोठी में वो रहेंगे। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट पाकिस्तान, जो उनका विजन था, जैसे बोलते हैं ना, उनका ही विजन था तो ब्रिटिशर्स का, वो तो एक टूल थे, पर जो भी है, तो पर उनके ऊपर भी उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए वो अपना मुंबई का प्रॉपर्टी भी मेंटेन करते रहे कि एक दिन वहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो सेम चीज़ आजकल मॉडर्न पाकिस्तान के रिच लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, पॉलिटिशियंस भी आज तक वही कर रहे हैं। उनका कमिटमेंट पाकिस्तान की तरफ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, उनका सारा पैसा डूब ना जाए। एक ऐसा कंट्री है, अभी तक वो चले आ रहा है। जो थर्ड एस्पेक्ट है ना, जो जिन्ना और पाकिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान में बहुत रेजोनेट होता है, बहुत सिमिलैरिटी है, वो पता है क्या है? कि जिन्ना के पास कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान का, क्योंकि ओरिजिनल विजन ही उनका नहीं था, ही वॉज अ टूल, तो उनके पास कोई प्लान नहीं था। ही वॉज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। जिन्ना का रोल इतना था कि पार्टीशन को आप पुश करो, एग्जीक्यूट करो। तो पाकिस्तान बनने के बाद कैसा कंट्री बनेगा वो भी उनके इमेजिनेशन में नहीं था, उनके प्लान्स में भी नहीं था।
इसीलिए तो कंट्री का ये हाल हो गया ना 70-80 ईयर्स में, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, बस एग्जीक्यूशन था। तो वही सेम चीज़ आपको मॉडर्न पाकिस्तान में भी दिखेगा। पाकिस्तान का गवर्नमेंट, सारे जो बॉडीज़ है, जो भी एजेंसीज़ है, क्रिकेट बोर्ड, उनको भी इंक्लूड कर लो, उनमें कोई विजन नहीं है। वो पहले करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो ये चीज़ भी देखो 80 ईयर्स में चेंज नहीं हुआ। अभी देखो पाकिस्तान में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़न था पाकिस्तान के लिए वो पूरा नहीं हो सका। वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री बने, एक मॉडर्न कंट्री बने, ये बने वो बने, पर वो हो ना सका। और अब ये आलम है, बहुत बुरा आलम है। पर ये सारे मजाक है, सारे जोक हैं, सारे बोगस बातें हैं। जिन्ना ने ना पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इन्वेंट करा था, ना वो उनका विजन था, उनको बस एग्जीक्यूशन दिया गया था। ना ही उनका कोई विजन था कि कंट्री बनने के बाद कैसा बनेगा। इसीलिए तो ये हाल है। जिन्ना का जो विजन था पाकिस्तान का, वो यही वाला विजन था, क्योंकि जब आपका कोई प्लान नहीं होती है तो ऐसा ही होता है। तो जो आपके सामने आप देख रहे हो यही इमेजिनेशन था। और ब्रिटिशर्स जो थे, अमेरिकन्स जो थे उस टाइम पे, उनके लिए तो परफेक्ट है ना। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो विजन देखा था अभी तक वही है। अगर पाकिस्तान बहुत डेवलप कर जाता, अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो जाता, तो क्या अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, चाइनीज़ आज के डेट में क्या ये पाकिस्तान को इशारों पे नचा सकते थे? अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते थे क्या? तो उनके लिए तो परफेक्ट है। तो जिनका एक्चुअल विजन था, टू नेशन थियरी, द आइडिया ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिनका था, उनका तो पूरा हो रहा है ना। उनका तो पूरा हो रहा है, वो तो बहुत खुश है। सोच के देखना ये चीज़, ठीक है ना। मैं वही बोलता हूँ, मेरा कंटेंट जो होता है मेरे दिमाग से आता है, मेरे ऑब्जर्वेशन से आता है। और पाकिस्तान को भी मैंने बहुत अच्छी स्टडी करी है। और सिर्फ मीडिया से मैंने स्टडी नहीं करा, मैं और सारा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा। ये सारे फर्स्ट हैंड नॉलेज भी है। मैं बहुत सारे पाकिस्तानीज़ के साथ ना डील कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। मेरे अंडर भी काम करते थे बहुत सारे पाकिस्तानीज़, एंड दे आर लवली पीपल, यू नो। फॉर्चुनेटली द पीपल दैट हैव मेट फ्रॉम पाकिस्तान हैव बीन लवली पीपल। मैं तो एक स्टेप आगे जाके बोलूँगा कि मुझे जो फॉरेन में जो NRI इंडियंस मिले, उनसे मुझे 2-4 जो पाकिस्तानीज़ जो मिले फॉरेन में, वो उनसे बेटर मुझे लगे। मेरे साथ तो बेटर थे। तो ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल, like the video if you agree with me. Even if you disagree with me, put it down in the comments, and I'll see you in the next video. Thank you.